तो ये हमारे इस अच्छे से ड्रामा का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिस दिन हाउजू की मदर की डेथ हुई थी उस दिन सुबह में इन दोनों की लड़ाई हुई थी, यानी हाउजू के फादर और मदर की। हाउजू की मॉम हाउजू को लेके जा रही थी। रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से कार पानी में चली गई। हाउजू को बचाने के लिए हाउजू की मॉम खुद गुजर गई। प्रेसिडेंट हाउ ये सब बोल के रोने लगे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उस दिन उन्हें जाने नहीं देते तो आज वो हमारे साथ ही होती। हाउजू फिर शी को मैसेज करके बताता है कि मैं गलत था, सच में हाउजू के फादर हाउजू की मदर से प्यार करते थे। शी कहती है कि वो तुमसे भी करते हैं। आज हम देखते हैं कि हाउजू अपने फादर के लिए स्पेशली खाना बना रहा था। उसने उनके लिए स्पेशली उनका फेवरेट मीट बनाया था। हाउजू कहता है कि एक हफ्ते में एक बार वो खा सकते हैं। अगले दिन जब हाउजू स्विमिंग सीखने के लिए उसी अपार्टमेंट के स्विमिंग पूल में जाता है तो पानी में पैर भी नहीं रख पाता है क्योंकि उसे बचपन से ही पानी से डर लगता है उस एक्सीडेंट की वजह से। शी ने हाउजू को फॉलो करके भी ये नोटिस कर लिया था। फ़ोन पे हाउजू के कहने पे शी मान जाती है कि वो उसे स्विमिंग सिखाएगी। तभी बहुत ज़ोरों से बेल बजने लगता है। दोनों के फ़ोन से सेम बेल की आवाज़ आ रही थी। हाउजू कन्फ्यूज़ होता है। अभी तक उसे पता ही नहीं था कि शी उसी के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है। फिर कोच शी से कॉल करके पूछती है अगर कोई तुम्हें हर्ट करे फिर भी तुम उससे प्यार करते हो तो क्या करें। शी समझ जाती है कि वो उसका ही केस है, तो कहती हैं चीज़ें टाइम के साथ बदल जाती हैं, तुम फिर से ट्राई करो। आगे हम देखते हैं कोच प्रेसिडेंट हाउ को मिलने के लिए बुलाती हैं और वहाँ उनसे कहती हैं कि क्यों ना हम पुराने टाइम में वापस चले जाएं, फिर से साथ हो जाएं। लेकिन प्रेसिडेंट हाउ साफ मना करके चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बैंकरप्ट होने वाली है उनकी कंपनी, तो वो उसके लिए सब कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे जो वो चाहेगी। अब कोच पूरा उदास हो जाती है। उसे पुराने पूरे मोमेंट्स याद आ रहे थे। जब फिर से बड़ा सा घंटा बज रहा होता है तब हाउजू शी को कॉल करता है कंफर्म करने के लिए, लेकिन शी कॉल पिक नहीं करती है और मैसेज करती है कि वो काम पे है। फिर हाउजू शी के कंपनी के बॉस को कॉल करके पूछता है कि शी क्या काम पे आई है, जिस पर वो मना करते हुए कहते हैं कि वो छुट्टी ली है और एक्चुअली वो गैंगस्टर जेल से छूट गया है, तो शी तुम्हारे प्रोटेक्शन कर रही है सीक्रेटली। लेकिन फिर कहते हैं मैं भूल गया मैंने जो बोला। अब हाउजू तो समझ गया था कि शी कहीं आसपास है। टेलीस्कोप से उसे ढूंढने में लग जाता है, उसे मिल भी जाती है। हाउजू फिर शी को कॉल करके कहता है कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट उस गैंगस्टर को ले जाके पुलिस में दे दो। तो शी कहती है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। रात को हाउजू ने शी के लिए खाना ऑर्डर कर दिया था और उसे देखने के चक्कर में वो अपना खाना खुद नहीं खाता है और खिड़की के पास चला जाता है। जब तक शी खा रही होती है तब तक उसे एंटरटेन करता है डांस करके। फिर उसे अपना फेस टर्न करने को कहता है। तब तक स्टिकी नोट से उसके लिए हार्ट शेप बनाता है। वो पूरा करना चाहता था 201 लिख के, लेकिन शी के साइड से 102 दिख रहा था। सिस्टर जैंग के हाउजू के रूम में आने पे शी अपना लाइट ऑफ कर लेती है और हाउजू बताता है कि वो यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रहा है और फिनिश करने के बाद डिनर खाने आ जाएगा। इधर जब शी के फादर पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं मॉल में, तो उन्हें पता चलता है कि शी के मॉम के फेवरेट लव सॉन्ग सिंगर का फैन साइन इवेंट होने वाला है, तो वो उन्हें इन्वाइट करते हैं और टिकट्स खरीदते हैं। ऑफ कोर्स शी से पैसे लेके वहाँ पे फैंस के कहने पे गाने भी गाए जाते हैं। एक सॉन्ग गाने के बाद वो आइडल कहता है कि एक हफ्ते पहले एक आदमी उनसे मिलने आया था जिसने बताया था कि उनकी लवर उनके डेब्यूट के समय से ही उनकी फ़ैन है, तो उनके रिक्वेस्ट पे आज हम उनका लिखा हुआ गाना उनके लवर के लिए गाएंगे। ये और किसी का काम नहीं बल्कि शी के फादर का था। गाना ख़त्म होने के बाद वो आइडल कहता है कि ये मिस्टर वू ने लिखा था और उन्हें शी की मॉम को पकड़ाने के लिए रोज़ देता है। शी की मॉम वहाँ से भाग पाती तब तक पूरी ऑडियंस उन्हें रोक लेती है। रोज़ मिला नहीं तब तक ये सीन ख़त्म हो गया। बाद में पता चलेगा क्या हुआ। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय प्रेसिडेंट हाउजू को अपना नया खरीदा हुआ कैमरा दिखाते हैं जो उन्होंने 20,000 से कम में ले लिया है क्योंकि ये सेकंड हैंड है। उन्हें फ़ोटोग्राफी बचपन से ही पसंद है और फिर उसे बताते हैं कि उन्होंने 2 विलास बेच दिए हैं कंपनी के एमरजेंसीज़ के लिए। तभी हाउजू से मिलने एक लॉयर आता है। हाउजू ने शी के फादर को कर्ज देने वाले लोगों से एक अग्रीमेंट पे साइन करवा लिया था जिसके हिसाब से अब शी के फादर कुछ पे नहीं करेंगे, हाउजू उनकी जगह पे करेगा। तो हाउजू भी सिग्नेचर कर देता है और प्रेसिडेंट हाउ उसकी काम करते हुए पिक्चर ले लेते हैं। इधर हम देखते हैं शिंग ड्रंक होता है। वो वावा से संभाला नहीं जा रहा था तो वो हेल्प के लिए हाउजू को कॉल करती है। हाउजू वहाँ पहुँचता है और उसे वावा से पता चलता है कि शिंग आजकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा है। इन्हें क्या पता, हमें तो रीज़न पता ही है कि उसे अभी तक बुरा लग रहा था कि उसने चोरी की थी, अपने खुद के दोस्त को धोखा दिया था। और ऑफ कोर्स शी हाउजू के पीछे आई थी और उसे एक आदमी बाइक पे सस्पिशियस लगता है। वो थोड़ी देर में चला जाता है। हाउजू शिंग को उठा के उसके कमरे में पहुंचा देता है। वो बाइक के साथ वो आदमी फिर से आता है वहाँ
उसे देख के शी तुरंत हाउजू को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि बाहर एक सस्पिशियस आदमी है, तुम तुरंत नीचे आना और डायरेक्टली कंपनी के पार्किंग एरिया में चले जाना। तुम वहाँ जाके सेफ रहोगे क्योंकि ये अगर पीछा भी करेगा तो वहाँ उसकी एंट्री नहीं होगी। इस समय स्ट्रेंज व्हीकल्स वहाँ अलाउड नहीं है। हाउजू का पीछा करने के लिए जब वो बाइक वाला आदमी बाइक ऑन करता है तो शी को देख के वो अपना रास्ता पलट लेता है और हाउजू का पीछा नहीं करता है। इधर कोच अपना और प्रेसिडेंट हाउ का फेवरेट गाना सुन रही होती है और वो प्रेसिडेंट हाउ को शेयर करती है। जब वो ये गाना सुनते हैं तो पहुंच जाते हैं उनके फेवरेट अम्यूज़मेंट पार्क और पुरानी यादें याद करने लगते हैं। कोच को तो पता ही था कि वो यहाँ आए होंगे, वो भी यहाँ पहुँच जाती है। उन्हें फिर बातें करके मनाने की कोशिश करती हैं। प्रेसिडेंट हाउ इस बार बहुत टफ बनते हैं, वो डायरेक्टली मना करते जाते हैं लेकिन आखिरकार मान ही जाते हैं क्योंकि भाई वो भी सच में कोच से प्यार करने लगे थे और उन्हें नहीं खोना चाहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं शिंग ने अपने रेस्टोरेंट को बेचने का प्लान कर लिया था। वो कुछ लोगों को अपना रेस्टोरेंट दिखाने लाया था। जब उन्हें वो किचन दिखाने लाता है तो वहाँ वावा बहुत तेज़ रो रही थी, तो वो सब ऊपर रूम्स देखने जाते हैं। टोटल 4 रूम थे। अब तो हम पहले ही बता चुके हैं, जब कुछ भी प्रॉब्लम आए कुछ मत सोचो, ये ना करो वो ना करो, सीधे हाउजू को फ़ोन करो। पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। वावा हाउजू को कॉल करती है और कहती है कि शिंग ने रेस्टोरेंट को बेचने का डिसाइड कर लिया है और 2 लोग देखने भी आए हैं। हाउजू कहता है अरे भाई उसे अचानक से क्या हो जाता है। वावा कहती है पहले तो वो खुश थे, हैप्पी थे, लेकिन एक दिन 2 लोग आए और उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आया था, शायद उनका नाम मैंने मिस्टर हाउ सुना था। हाउजू समझ जाता है कि उसके फादर की बात कह रही है। जिन्हें शिंग ये रेस्टोरेंट बेच रहा था उन्हें ये पसंद आ गया था। वो तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे। शिंग साइन करने से मना कर देता है और उन्हें भगा देता है कह के कि वो नहीं बेचेगा। इधर हाउजू अपने फादर से पूछने आता है कि मिस्टर मा ने तो अकेले सब नहीं किया होगा और वो प्लान तो चोरी उन्होंने खुद किया नहीं होगा, किसी से करवाया होगा, क्या वो शिंग है? प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं अरे छोड़ो, जो बीत गया वो बीत गया, शिंग को माफ़ कर दो, वैसे भी मिस्टर मा जेल में है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। जिस पे हाउजू कहता है वो बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए उसे माफ़ नहीं करेंगे। अगले सीन में पहुंचता है शिंग के होटल। पीछे शी भी आई थी। शिंग दोनों को ऊपर चलने को कहता है क्योंकि शिंग हाउजू के बात करने के तरीके से समझ जाता है कि हाउजू को सब पता चल गया। ऊपर आके शिंग बोलना शुरू करता है, कहता है कि मैं कोच के प्यार में पड़ गया था, मैं उसे किसी तरह पाना चाहता था, लेकिन एक आदमी था जिसने मुझसे कोच को छीन लिया। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे थे, वो कोच को सारी खुशी दे सकता था। लेकिन जब उस आदमी ने कोच को हर्ट किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे रिवेंज लेना था, इसीलिए मैंने ये सब किया। हाउजू कहता है तब उससे मेरे कंपनी से क्या लेना देना, इसमें मेरा क्या रिलेशन। अब हाउजू को तो पता नहीं था कि वो आदमी और कोई नहीं उसके डैड थे। अब शिंग उसे बताना नहीं चाहता था कि हाउजू के डैड हाउजू की मॉम को भुला के अब आगे बढ़ना चाहते हैं, कोच को प्यार करते हैं। ये जान के हाउजू बहुत हर्ट होगा। ताकि हाउजू हर्ट ना हो तो वो डायरेक्टली कहता है कि उसने ये सब पैसे के लिए किया, उसे सिर्फ पैसा चाहिए था, उसने जानबूझ के किया। हाउजू हमेशा दादागिरी दिखाता था, इसीलिए हमेशा अपने ऑर्डर्स फॉलो करवाता था। अब हाउजू को भी गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है। शिंग ने बहुत कुछ कह दिया था, तुम अमीर फैमिली में बॉर्न हुए, तुम्हें क्या पता गरीब फैमिली में रहना, ये वो। वावा उन्हें रोकने आती है, उसे चोट लग जाती है तो हाउजू वहाँ से चला जाता है उसे सॉरी कह के। अब हमारी शी तो स्मार्ट है, वो सारी कड़ियों को जोड़ के समझ जाती है कि शायद वो आदमी और कोई नहीं हाउजू के डैड यानी प्रेसिडेंट हाउ हो सकते हैं, जिन्होंने कोच से प्यार किया और कोच भी उन्हें करती हैं। हाउजू को भी शी के बात पे थोड़ा ट्रस्ट होता है और वो अपने डैड को कॉल करके कहता है कि वो कुछ काम में फंसा है, आज घर नहीं आएगा। रात को दोनों शी के अपार्टमेंट आते हैं। यहाँ पे हाउजू कहता है कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलता है, लेकिन मैं लकी हूँ कि मैं तुमसे मिला, आई एम लकी विथ यू। फिर उसे हक कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं शी के फादर सुपरमार्केट आए होते हैं। डू फेंग जिसने शी को चीट किया था उसकी वाइफ वहाँ पे थी। वो प्रेग्नेंट थी। शी के फादर को देख के जल्दी जल्दी जाने लगती है और इसी चक्कर में गिर जाती है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। शी के फादर कहते हैं कि वो उसे जानते हैं और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करवाते हैं। आगे हम देखते हैं शी के फादर कॉल करके शी की मॉम को इन्फॉर्म करते हैं कि वो अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो गिर गई थी, तो वो फिक्स किए हुए टाइम पे मिलने नहीं आ पाएंगे। अब ये बात शी की मॉम शी को कॉल करके बता देती हैं। यहाँ डूफेंग की वाइफ शी के फादर को थैंक यू बोलती है। जब डूफेंग आता है और शी की मॉम आती हैं तो दोनों को लगता है कि पक्का शी के फादर से कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से वो गिरे हैं। डूफेंग की वाइफ सबको बताती है कि अरे उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने एक्चुअली में तो उसे हॉस्पिटल लाया है, वो खुद से गलती से गिर गई थी। जब शी की पूरी फैमिली जा रही होती है तो डूफेंग शी को और उसकी पूरी फैमिली को सॉरी और थैंक यू बोलता है झुक के।
सब ऑफ कोर्स उसे माफ़ कर देते हैं, कहते हुए शी ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है। घर पहुंच के शी के फादर का कोई कॉल आया था। शी पिक करती है और उसे लॉयर से पता चलता है कि हाउजू ने एक डेप्ट अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके हिसाब से अब से वो शी के फादर का पूरा कर्ज चुकाएगा। बस अग्रीमेंट पे शी के फादर का साइन चाहिए। कॉल रख के तीनों डिस्कस करते हैं। शी के फादर अग्रीमेंट साइन करने से मना कर देते हैं, तो शी की मॉम वहीं पे अपने हाथों से नया अग्रीमेंट बनाती हैं, जिसके हिसाब से वो शी के फादर को पूरे कर्ज का पैसा देंगी, लेकिन उसे चुकाने के लिए पुराने वाले कर्ज से ज़्यादा टाइम देती हैं। अब ये तो शी के फादर मान जाते हैं। घर आके शी हाउजू को बताती है कि उसके फादर ने साइन नहीं किया, उसकी मॉम उनके जगह रीपे करेंगी। हाउजू कहता है तब ठीक है, दोनों के रिलेशन सुधरेंगे। शी को ड्रिंक करने का मन कर रहा था, वो ड्रिंक कर सकती है क्योंकि अभी काम पे नहीं है। हाउजू उसे क्लब ले जाता है। क्लब में आने से पहले हाउजू ने पूरा प्रिपरेशन करवा लिया होता है। सिंगिंग करने के लिए शी का नाम अनाउंस होता है, उसे स्टेज पे बुलाया जाता है। इस पूरे ड्रामा का मेन सॉन्ग वो बड़ी बेसुरी आवाज़ में गाती है। इस समय वो कॉन्फिडेंट नहीं थी। लोगों के रिएक्शंस देख के शी बीच में रुकती है और सबको सॉरी बोलती है, सबके कान के पर्दे फाड़ने के लिए। फिर खुश होकर कहती है कि सच बताऊं तो जब मुझे मेरे फ्रेंड्स गाना गाने के लिए कहते थे तो मैंने हमेशा मना किया करते आया। मुझे डर लगता था कि लोग मुझ पे हंसेंगे। थैंक्स टू हाउजू, जिसकी वजह से मुझे चांस मिला है कि लोग मुझ पे हंस सके। मैं ये गाना ख़त्म करना चाहती हूँ आज। तो मेरी बेसुरीली आवाज़ सुनने के लिए हाउजू आज सबको एक ग्लास बियर ट्रीट देगा। अब तो भाई सब एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर शी एकदम फील लेते हुए कॉन्फिडेंटली गाना गाती है। रात को हाउजू शी को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें सच में एडमायर करता हूँ, तुम बहुत स्ट्रांग हो, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करती हो। अगले दिन हाउजू अपनी मदर का जेड लेने पहुँचता है उस डीलर के पास। उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने ऑलरेडी वो जेड ले लिया है पैसे देके। गिरवी रखने पे जो हाउजू को पैसे मिले थे वो उसके फ्रेंड के ही थे। शिंग ने ऐसा इसलिए किया था ताकि हाउजू का जेड कोई और ना खरीद ले, और हाउजू को पता चल जाता है कि उसका ये फ्रेंड और कोई नहीं शिंग ही है। शिंग फिर से यहाँ बियर पीने वाला था, लेकिन वावा उसे पीने नहीं देती। फिर रो के कहने लगती है कि मुझे आपको ऐसा देखना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरे आपको बुली करें। इधर हम देखते हैं कि हाउजू को रेस्क्यू टीम के मिशन के लिए मैसेज आता है, वो शी को बताता है। शिंग भी उसी टीम में था, मैसेज मिलने पे सबसे पहले पहुंचता है। वावा भी छुप के वहाँ आ गई थी। मिशन सक्सेसफुल होता है। शिंग ने उसे बचा लिया था जो गिरा था पहाड़ी से, उसे चोट भी लग गई थी। शिंग वावा को कहता है कि अगली बार इस डेंजरस जगह पे आना मत। शिंग की वैन ख़राब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो हाउजू उसकी हेल्प करने लगता है, उसकी वैन को अपने कार से कैरी करके। वावा कहती है देखो ये हाउजू नाटक कर रहा है सिंपैथी दिखाने का। शिंग बोलता है मेरे भाई को ऐसा क्रिटिसाइज़ मत करो, मेरी गलती थी सब, मैंने ही चोरी की थी। दोनों पहुंचते हैं शिंग के रेस्टोरेंट। शिंग हाउजू को रेस्टोरेंट में आके आराम करने को कहता है। हाउजू अंदर आता है, वावा को ऑर्डर देता है स्टारफिश फ्राइड राइस पैक करने के लिए। वावा बताती है उन्होंने रिसेंटली रोस्टेड पोर्क विथ राइस लॉन्च किया है, तो हाउजू वही लाने को कहता है। शिंग वहाँ आता है और दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है मस्ती करके। शी खुश होती है उनके साथ में सेल्फीज़ देख के। इधर हम देखते हैं हाउजू के फादर प्रेसिडेंट हाउ और कोच दोनों साथ में मस्ती कर रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। कोच उन्हें अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने को कहती है और कोच के मनाने पे आखिरकार हाउजू के फादर मान जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अभी भी वो गैंगस्टर हाउजू के पीछे पड़ा होता है, उस पर अपनी नज़र बनाए हुए था। जब हाउजू और शी ऊपर चले जाते हैं पार्किंग लॉट से अपने अपार्टमेंट, तब गैंगस्टर आके हाउजू की कार के एक टायर से हवा निकाल देता है। इधर वावा को नींद नहीं आ रही थी, वो टेरेस पर जाती है जहाँ पे शिंग गाने गा रहा होता है। दोनों साथ में हंसी मजाक करते हैं। अब शिंग को भी वावा की कंपनी उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा था। फिर वावा के रिक्वेस्ट करने पे उसके लिए गाना भी गाता है। रोमांटिक था तो इसलिए उसे पसंद भी आता है बहुत। क्योंकि हाउजू की कार के टायर में हवा नहीं थी, गाड़ी बीच में रुक जाती है, उसे टैक्सी लेना पड़ता है और अपने प्लान के हिसाब से गैंगस्टर ही टैक्सी ड्राइवर बन के टैक्सी लेके वहाँ पहुँचता है। उसने अपना भेस बदल रखा था। जब गाड़ी टनल के रास्ते पे थी तब जो गैंगस्टर था वो अपने टैक्सी की स्पीड बढ़ा लेता है और सारे कार्स और ट्रक्स को ओवरटेक करता है और शी पीछे ही रह जाती है क्योंकि सामने दोनों लेन्स भरे हुए थे ट्रक से। अब इस गैंगस्टर के बात करने के तरीके से, उसके चश्मे निकालने से हाउजू समझ जाता है कि वो गैंगस्टर है जिसने उसे पहले भी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। ड्राइविंग के ही समय हाउजू उससे लड़ने लगता है। कार मिसबैलेंस होती है और दूसरे नीचे वाले लेन पे जा गिरती है। हाउजू चोट ना लगे उस पोस्चर में आ गया था। हाउजू को चोट नहीं लगती है, दोनों बेहोश हो जाते हैं।
गैंगस्टर की आंख पहले खुलती है। वो देखता है हाउजू बेहोश है और तुरंत उसे लेके पहुंचता है एक सुनसान जगह जहां पे सिर्फ एक नदी है। वो हाउजू का फ़ोन लेता है, उससे वीडियो बनाता है, उसके फादर को फ़ोन करता है, उनको वो वीडियो भेजता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, फिर 1 करोड़ रुपए मांगता है। लगता है हाउजू भाई साहब ने अपने फ़ोन पे पासवर्ड ही नहीं लगाया था। हाउजू के फादर पूरे परेशान हो जाते हैं और इसी चक्कर में सच में टैक्सी पानी में गिर जाती है। शी वहाँ पहुँच गई थी, तुरंत कूदती है नदी में उसे बचाने। हाउजू उठ गया था। पहले वो शीशा तोड़ता है, फिर उसमें से निकलता है तो शी उसे ऊपर तक पहुँचाती है। उसे पहुँचाते पहुँचाते खुद बेहोश हो जाती है, डूबने लगती है। शी को ऊपर ना देख हाउजू वापस पानी में जाता है शी को बचाने के लिए। उसने अपने बचपन के डर पे काबू पा लिया था पानी से। शी ने आने से पहले पुलिस को कॉल कर दिया था, गैंगस्टर को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद कुछ महीनों का लीप होता है और अब शी को प्रमोट कर दिया गया था कोच के पोजीशन पे। आज इन ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग करवाने शी को जाना था हाउजू के कंपनी, उनकी टॉकिंग रिएक्टिंग एबिलिटी टेस्ट करने। इन लोगों के टेस्ट में इन्हें प्रेसिडेंट के पास जाना है, डॉक्यूमेंट साइन करवाना है और फिर वापस आना है और बीच में कुछ भी हो सकता है। ये वैसा ही करवाया जाएगा जैसा शी के साथ पहली बार हुआ था जब वो हाउजू की कंपनी गई थी। इनके रिएक्टिंग एबिलिटी पे ही इन्हें मार्क्स मिलेगा। कंपनी के बाहर पहुंच के सबसे पहले ट्रेनी नंबर 1 जाती है। उसके बॉडी पे एक डिवाइस लगा था जिससे शी उसे देख रही थी कि सामने क्या हो रहा था। तब तक उसे हाउजू का मैसेज आता है कि वो मीटिंग में फंसा हुआ है, आज वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। तो शी कहती है मैं 1 साल बूढ़ी हो गई हूँ, वैसे भी मुझे सेलिब्रेट नहीं करना। उस ट्रेनी नंबर 1 के बॉडी पे लगे हुए रिकॉर्डिंग डिवाइस का सिग्नल आना बंद हो गया था। तो शी चेक करने कंपनी के अंदर आती है। पूरी कंपनी खाली थी, कोई भी वहाँ नहीं था। हाउजू के फादर के कैबिन के पास पहुँचती है तो उसे बर्थडे सरप्राइज़ मिलता है। सब उससे विश करते हुए आते हैं। हाउजू की कंपनी में आके ट्रेनिंग करवाना तो सिर्फ एक बहाना था और इस प्लान के पीछे थे हाउजू और शी के कंपनी के बॉस। शी को सरप्राइज़ देने के लिए हाउजू बोलना शुरू करता है। कहता है कि मैंने आप सबको यहाँ 2 चीज़ों के लिए बुलाया है, पहला शी का बर्थडे, दूसरा एक कहानी बताना चाहता हूँ। 1 साल पहले एक दिन उसकी एक्स ने बुलाया था उसे वेडिंग के लिए इन्वाइट करने। उसकी वेडिंग थी लेकिन दूल्हा हाउजू नहीं था। वो गुस्से में गाड़ी में बैठा था, तभी अचानक से एक सुपर वुमन उसकी गाड़ी पे कूद गई थी जो कि थी शी। जब हाउजू ने उसका पीछा करना चाहा तब तो उसने पटक के रख दिया था। हाउजू को लग रहा था कि वो दिन उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन है, लेकिन असलियत में तो उसके लिए सबसे लकी दिन था क्योंकि वो शी से मिला था। फिर हाउजू अपनी मॉम की आखिरी निशानी जो कि जेड था, जो हाउजू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो शी को देते हुए उसे प्रपोज करता है शादी के लिए। अब शी भी तो उससे प्यार करने लगी थी, उसे तुरंत हाँ कह देती है। अब ब्राइड टू बी को कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो शी कहती है कि 1 साल पहले वो अपने वर्स्ट कंडीशन पे थी, उसे उसका मिस्टर राइट मिल नहीं रहा था, वो अपने 30s में है। फिर उसे हाउजू मिला जो कि बहुत क्यूट और अनोइंग था। और अब मैं समझ चुकी हूँ कि जब तक प्यार करने आता है तब तक उम्मीद नहीं छूटती है, चाहे अपने 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में भी हो, फिर भी खुशी की तरफ आगे बढ़ने में कभी लेट नहीं होता। हाउजू और शी कपल बन गए थे, शिंग और वावा भी, साथ ही प्रेसिडेंट हाउ और कोच, इवन शी के पेरेंट्स भी साथ आ गए थे। तो अब यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई नो कि इस ड्रामा को ख़त्म करने में टाइम लग गया क्योंकि बीच में मेरे प्री बोर्ड्स आ गए थे, ऊपर से चैनल टर्मिनेट होने की नौबत आ गई थी। लेकिन याद रखना, जैसा कि शी ने कहा है कि इट्स नेवर लेट टू परस्यू हैप्पीनेस, इसीलिए सॉरी और थैंक यू।